नमस्कार। आज बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन में जो घटनाएं घट रही है और एक चर्चित विषय राम मंदिर का मुद्दा है, इन दोनों चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है वरिष्ठ आईपीएस श्री अमिताभ कुमार दास जी। स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद। सर, बिहार में अभी इन दिनों जब से सरकार नई बनी है नीतीश जी के बाद, तब से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर भगवान के भरोसे चल रहा है जी। हथियार डालने के बाद भी लोगों का इनकाउंटर हो जाता है। बिल्कुल। और आप जैसे लोग अगर बोलते हैं तो आपको भी छोड़ा नहीं जाता है। सही है। तो सर, ये क्या हो रहा है? अब क्या, आप देखिए क्या है कि हम लोग बचपन में एक नाटक पढ़ते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा, है ना जी। और उसको पढ़ के हम लोग हंसते थे कि अंधेर नगरी थी एक और उसमें एक चौपट राजा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध नाटक है। और अब बड़े होने के बाद उस नाटक का मतलब साक्षात मंचन देखने को मिल रहा है और पूरे देश में मोटा मोटी यही स्थिति है। पूरा देश अंधेर नगरी बन गया है। नरेंद्र मोदी के रूप में एक चौपट राजा है। वही हालत प्रदेश की भी है। बिहार अंधेर नगरी बना हुआ है। सम्राट चौधरी एक 7वीं फेल मुख्यमंत्री चौपट राजा है। और यहाँ पर क्या होगा देखिए, अभी जिधर आपने इशारा किया, भरत तिवारी हत्याकांड है। 17 जून को भोजपुर में भरत तिवारी, जो कि एक मतलब सामाजिक कार्यकर्ता था जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, पढ़ा लिखा लड़का था, और उसने जब पिस्तौल फेंक दी थी, जब वो निहत्था हो गया था, सरेंडर कर दिया गया, उसके बाद उसको 5 गोलियां मार दी गई। 3 गोलियां उसको घटना स्थल पर मारी गई, 2 गोलियां एम्बुलेंस के अंदर मारी गई, और 5 गोलियां जो मारी गई वो हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर मारी गई, क्योंकि सम्राट चौधरी को वाहवाही लूटनी थी कि भाई कितना मैं कड़क मुख्यमंत्री हूं, देखो क्या कर रहा हूं। और उसके बाद जब इसमें अब इनकी गर्दन फंस गई है, भाजपा आलाकमान भी बहुत नाराज है, तो कुर्सी हिल रही है, तब ये उन्होंने ऑपरेशन लीपापोती शुरू कर दी है। तब आप देखिए एक अगड़ा पिछड़ा का कार्ड खेला जा रहा है। मतलब इस पूरे मामले को जातीय रंग दे दिया गया है कि भरत तिवारी ब्राह्मण था, अगड़ी जाति का था, सम्राट चौधरी कुशवाहा है, पिछड़ी जाति के हैं, तो अगड़ा पिछड़ा का इसको जातीय रंग दिया गया है। आज यानी 5 जुलाई को ही वहां बहुजन महापंचायत प्रस्तावित थी जगदीशपुर भोजपुर में। खैर वो हुई नहीं, लगता है भाजपा आलाकमान का दबाव आ गया, उसके लिए अनुमति भी नहीं दी गई, मैदान भी इन लोग को नहीं मिला, और जो जाने वाले थे जीतन राम मांझी जैसे लोग वो भी पीछे हट गए। लेकिन ऑपरेशन लीपापोती जारी है। और सम्राट देखिए, जिस एसडीपीओ जगदीशपुर जो थे उस समय राजेश शर्मा, जो नामजद अभियुक्त हैं हत्याकांड के, कायदे से उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, निलंबन होना चाहिए था, उनकी सरकार ने नई पोस्टिंग कर दी है, मद्य निषेध विभाग में उनकी तैनाती हो गई है। उसके बाद देखिए भोजपुर के जो एसपी हैं मिस्टर राज, कायदे से उनका अब तक तबादला होना चाहिए था, ट्रांसफर होना चाहिए था, वो वहीं पर डटे हुए हैं और भरत तिवारी के परिजनों को जाकर धमकियां भी दे रहे हैं जी। उसके बाद देखिए जो न्यायिक जांच आयोग बना है, मतलब जस्टिस विनोद सिन्हा वाला, वो भी एक मतलब मैं उसको नौटंकी ही मानता हूं। अब तक उसको कोई कार्यालय नहीं दिया गया है, कोई ऑफिस नहीं दिया गया है। सर, इसमें एक चीज और भी तो है, जस्टिस सिन्हा ऑलरेडी एक आयोग के मतलब विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, लॉ कमीशन के। जी जी। तो एक ही आदमी जो सरकार के यहाँ काम कर रहा है वो निष्पक्ष जांच कैसे करेगा? नहीं, वो तो बात है ही, वो तो बात लोगों ने कही है कि जो आदमी सरकार से मतलब उपकृत हो चुका है तो उसकी निष्पक्षता पर तो सवाल हो ही जाएगा। और बहुत सारी बातें हैं, लवकुश समीकरण का भी ध्यान रखा गया है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मैं इस पर कह रहा हूं कि अब तक कोई इसको कार्यालय नहीं मिला है। जिंदगी में मैंने पहला न्यायिक आयोग ये देखा है जिसको कोई ऑफिस नहीं मिला है। जैसे मैं खुद न्यायिक आयोग के सामने पेश होना चाहता हूँ, मैं खुद कुछ बातें रखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं है कि मैं किस पते पड़ जाऊं, कोई कार्यालय नहीं दिया गया है। चौथी बात जो सम्राट चौधरी ने की है गड़बड़ की, इसको 6 महीने की समय सीमा दी गई है कि 6 महीने में आप रिपोर्ट दीजिए। बताइए, ये जो मामला है मुश्किल से 15 दिन में इसमें फाइनल रिपोर्ट दी जा सकती है। 6 महीने का जो समय दिया गया है उसमें भी सरकार की
नियत में खोट है। सरकार चाहती है कि 6 महीना बीतते बीतते ये मामला ठंडा हो जाएगा, लोग भूल भाल जाएंगे, नई नई घटनाएं हो जाएंगी और तब जो भी रिपोर्ट आएगी उसको कहीं दबा दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, अब एक मिनट, एक और खेल हो रहा है। वो खेल हो रहा है कि पुलिस अधिकारियों की पिस्तौलें जब्त की गई है, जिन लोगों पर हत्या का आरोप है ना, एसडीपीओ पर, थाना प्रभारी पर, सब पर। उन पिस्तौलों को एफएसएल भेजा गया है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला जिसको कहते हैं, और वहां बैलिस्टिक जांच होगी। बैलिस्टिक जांच का ये मतलब हुआ कि पिस्तौल और गोलियों का मिलान किया जाएगा। ये जो गोलियां भरत तिवारी को लगी थी, 5 गोलियां, ये इन्हीं पिस्तौलों की थी गोलियां। अब मुझे बताया जा रहा है कि एफएसएल में सम्राट चौधरी के आदेश पर ही ये पिस्तौल बदले जा रहे हैं, मतलब जिन पिस्तौलों को जब्त किया गया था उनकी जगह दूसरे पिस्तौल रख दिए गए। तो वो बैलिस्टिक जांच जो है वो फेल हो जाएगी, किसी भी गोली का मिलान नहीं होगा पिस्तौल के साथ, और सारे हत्यारे पुलिस वाले बाइज्जत बरी हो जाएंगे। तो इतना सारा जब खेल हो रहा है, जैसे आपने देखा नीट छात्राकांड में भी इसी तरह से इन लोगों ने खेल किया, क्योंकि उसमें निशांत कुमार मुख्य संदिग्ध थे। तो पहले पटना पुलिस ने लिपापोती की, उसके बाद एसआईटी ने लिपापोती की, अब सीबीआई लिपापोती कर रही है। अब कितने शर्म की बात है कि कोर्ट का आदेश है सीबीआई को, अप्रैल में ही आदेश दिया गया कि नीट छात्रा की मां का बयान दर्ज करो, और अभी जुलाई का महीना चल रहा है, सीबीआई ने नीट छात्रा की मां का बयान दर्ज नहीं किया है। सीबीआई को डर इस बात का है कि वो निशांत कुमार का नाम ले लेगी नीट छात्रा की मां, तो फिर केस डायरी में लाना पड़ेगा नाम, फिर खून का नमूना लेना पड़ेगा। तो पूरे देश का जो सिस्टम है वो एकदम, मतलब मैं क्या कहूँ, ध्वस्त हो चुका है, और इसमें आम आदमी को न्याय मिलना एकदम असंभव सा हो गया। जी सर, ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि अगर निशांत कुमार का कहीं हाथ नहीं होता तो नीतीश जी इस्तीफा देकर चले क्यों जाते हैं? ये तो अब बच्चा बच्चा समझने लगा है। बिल्कुल सही कहा। मैंने देखिए, नारा दिया गया था पिछले साल नवंबर में 25 से 30 फिर से नीतीश, और अचानक इतने नाटकीय तरीके से, जिसको कहते हैं बिहारी भाषा में कि कनपटी पर कट्टा सटाकर, इनको उतार दिया गया मुख्यमंत्री के पद से और एकदम राज्यसभा में भेज दिया गया। मतलब, और खुद तड़ीपार गृह मंत्री आए पटना और उन्होंने इनको गाड़ी पर बैठा के नामांकन करवाया, और ब्लैकमेल किया गया इनके साथ कि भाई आप चुपचाप पद छोड़िए, नहीं तो सीबीआई निशांत कुमार को उठा लेगी, तो फिर निशांत कुमार जेल में सड़ जाएंगे। तो ये तो खेल चल रहा है। मैं क्या कहूँ, ऐसी स्थिति में, ऐसे भ्रष्ट व्यवस्था में किसी भी आम आदमी को क्या इंसाफ मिलेगा, बताइए जी। तो जितने भी आयोग हैं, पहले भी जितने भी आयोग बने हैं सर, किसी ने आज तक जांच का, निष्पक्ष जांच का कोई रिपोर्ट दिया ही नहीं। बिल्कुल। तो हर जांच कमेटी का मामला वही हो जाता है, फेट वही है कि आपको जांच रिपोर्ट नहीं मिलेगी। नहीं, जांच रिपोर्ट मिलेगी भी तो सरकार उसको दाब देगी। आपको याद होगा 2005 में जब पलटू राम नए नए मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने एक बंदोपाध्याय आयोग बनाया था। एक कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से बंदोपाध्याय वो आयोग बना था, और भूमि सुधार के मुद्दे पर वो आयोग बनाया गया था कि बिहार में भूमि सुधार कैसे किए जाए। और बंदोपाध्याय साहब ईमानदार आदमी थे, उन्होंने बहुत ईमानदारी से मेहनत करके रिपोर्ट दी। तो उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद सरकार को लगा कि ये तो यदि मतलब भूमि सुधार सच में लागू हो गया तो बिहार में जो सामंती ताकतें हैं वो तो बगावत कर देंगी। तो उस रिपोर्ट को अपना रख दिया गया, दबा दिया गया। अब उसको हो सकता है खोजे रिपोर्ट को तो पता चला दिमाग चाट चुका, चूहे काट चुके। तो ये तो सरकार में होता है, सरकार आयोग बनाती रहती है पब्लिक को चुना लगाने के लिए कि देखिए इस पर काम हो रहा है, उस पर काम हो रहा है। और आयोगों से होता क्या, कितने आयोग आए और गए। जी बिहार के बाद सर अयोध्या एक चर्चित मामला चल रहा है। तो सर राम मंदिर का शिलान्यास जिसने किया उसने उद्घाटन भी किया, उसी व्यक्ति ने प्राण प्रतिष्ठा में भी सम्मिलित हुआ, उसी ने ध्वजारोहण किया, ध्वजारोहण भी किया कांपते हाथों से। और चंदा चोरी जब है तब तो अपने को कह रहा है कि हम नहीं हैं, मैं नहीं माखन खायो। तो ये कैसे संभव है? जब सब जगह आप हैं तो चोरी में भी तो आप ही रहेंगे। सही कहा। अब मैं क्या कहूँ, आपका इशारा हमारे मतलब प्रधानमंत्री पर है, नरेंद्र मोदी पर है। तो नरेंद्र मोदी पर मैं क्या कहूँ, मैं तो धर्म निरपेक्ष हूँ और मोदी जी शर्म निरपेक्ष हैं। शर्म और हया छोड़ के राजनीति करते हैं, लज्जा का त्याग कर चुके हैं। सही कहा आपने, पूरी तरह राम मंदिर के साथ वही जुड़े हुए थे। और उद्घाटन हुई जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी बहुत धूमधाम से 22 जनवरी 2024 को, तो उस समय भी लोगों ने कहा था कि आपने राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया। भारत की प्रथम नागरिक तो राष्ट्रपति हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, लेकिन मोदी जी ने जानबूझ के राष्ट्रपति को उससे अलग रखा, जिससे कि सारा जो फोकस है
सारे कैमरे, नेशनल इंटरनेशनल सारे कैमरे मोदी जी पर ही रहे और इन्हीं को वाहवाही मिली, इन्हीं को श्रेय मिल जाए। उसके बाद जो आपने कहा जितना भी काम हुआ, ध्वजारोहण ही हुआ था तो लोगों ने देखा कि कैसे कांपते हाथों से पूरी नौटंकी के साथ लगा कि कितने वो भाव विह्वल हो गए हैं। उन्होंने ध्वजारोहण किया, सब कुछ किया। और अब जबकि राम मंदिर वाले में मतलब शुरू में तो आई थी बात कि 200 करोड़ का चढ़ावा चोरी हुआ, अब तो लगातार राशि बढ़ती जा रही है, अब तो 1000 करोड़ भी लगता है ये पार कर जाएगी राशि, और उसमें कुछ नहीं हो रहा है। देखिए उल्टे बचाने की कोशिश की जा रही है। बताइए, दर्शक समझे कि चंपत राय पर FIR तक नहीं हुआ। चंपत राय जो है, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है, राम मंदिर ट्रस्ट जिसको बोलचाल में कहते हैं, उसके सचिव हैं चंपत राय बंसल। और चंपत राय बंसल अशोक सिंघल के बहुत करीबी थे, अशोक सिंघल के ही सौजन्य से आए हैं, मोदी जी के करीबी हैं। और इनके बारे में पूरा एक गोदी मीडिया ने प्रचार किया था कि बड़े सादे आदमी हैं, बस 1.5 रोटियां खाते हैं, है ना। बताइए, मैं भी खुद को सादा ही मानता हूँ, लेकिन मैं भी 2 रोटियां खा लेता हूँ। चंपत राय बंसल बस 1.5 रोटियां खाता है। और पूरा देखिए इन लोगों ने लूट मचा दी। और उसके बाद SIT की रिपोर्ट आई, अंतरिम रिपोर्ट आ गई। उसके बाद जिस 8 लोगों पर FIR हुआ उसमें चंपत राय बंसल शामिल नहीं है, उन्होंने बस इस्तीफा दिया। और ये भी बता दूं मैं दर्शकों को कि अभी इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। वो कल यानी 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होगी, जिसमें चंपत राय बंसल और अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर विचार किया जाएगा। तो ये भी हो सकता है, ये लोग इतने बड़े नौटंकी बाज हैं कि हो सकता है चंपत राय का इस्तीफा नामंजूर कर दिया जाए कि आप तो एकदम पवित्र हैं, आप तो एकदम पवित्र हैं, आप तो एकदम गंगा जल से धुले हुए हैं, दूध के धुले हुए हैं, आपके बिना तो ट्रस्ट चलेगा ही नहीं। और फिर पता चला कि ना उन पर FIR हो। और ये क्या लूट मची हुई है भाई। मैंने तो ये कबीरदास का था दोहा कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो इन लोगों ने, उन्होंने तो राम नाम की लूट की बात की थी, कुछ आध्यात्मिक उनका मतलब था, इन्होंने तो उसका आर्थिक मतलब निकाल लिया कि लूट ही लेना है पूरा को। अब बताइए 1200 से ज्यादा रामशिलाएं गायब है। रामशिलाएं कोई साधारण राम ईंट नहीं है, ये नहीं ईंट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं मिट्टी की पकी हुई ईंट, ये सोने चांदी की ईंटें थी, रत्न जड़ित ईंटें थी। वैसी 1200 से ज्यादा ईंटें गायब है। हनुमान जी की चांदी की गदा गायब है ना। राम जी की चरण पादुकाएं गायब है। हम लोग बचपन में दादी से किससे सुनते थे ना, राम जी जब वनवास गए तो भरत जी चरण पादुकाएं रख के ही, खड़ाऊ रख के ही शासन करते थे अयोध्या पर। तो राम जी की चरण पादुकाएं गायब है। एक भक्त ने चांदी की काक भुसुंडी दी, वो काक भुसुंडी गायब है। रामायण गायब है जी, रामायण गायब है। वो कल खबर आई है। वो एक लक्ष्मी नारायण साहब है, भारत सरकार में गृह सचिव रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरी माँ के गहने गलाकर मैंने सोने की रामचरितमानस बनवाई थी, है ना। और वो दिया था चंपत राय ने, उसकी रसीद तक मुझे नहीं दी, और अब कहा जा रहा है मुझे कि भूल जाइए उसको। तो क्या है बताइए। ऐसा साहब मैं तो मतलब सर पीट रहा हूँ कि इस देश में क्या, जिन लोग के अब नाम आ रहे हैं, जो टिन्नू यादव हैं, जो चंपत राय के ड्राइवर थे, 15,000 महीने की नौकरी करते थे, इनके करोड़ों की संपत्ति है। अयोध्या हवाई अड्डे के पास इनका 70 कमरों का हॉस्टल है, टिन्नू यादव का, है ना। एक उसमें भाई साहब है अविनाश शुक्ला, ये पानी की बोतल बेचते थे हनुमान गुफा के सामने अयोध्या में ही, पानी की बोतल, है ना। अब वो इतना करोड़ों में खेल रहे हैं। उनके घर की तलाशी ली गई तो एक संदूक मिल गया, उस पर राम राज्य कोष लिखा हुआ है। देखिए, पब्लिक को ठगने का, घर में रखी हुई है संदूक, लिखा हुआ है राम राज्य कोष, और उस पर QR कोड लगा हुआ है। मतलब आप ऑनलाइन पैसे उनको भेजिए, राम राज्य के नाम पर अविनाश शुक्ला पैसा लेंगे। एक भाई साहब है लवकुश मिश्रा, बताइए ये भी कलयुग में ही होगा कि राम मंदिर में लवकुश ने लूट कर। लवकुश मिश्रा, उसके घर गोबर की तलाशी ली गई तो 20 लाख रुपए गोबर के अंदर से निकल गए। लवकुश मिश्रा। एक उनके साले साहब हैं अनुकल्प मिश्रा, वो अनुकल्प मिश्रा ये करे हैं करोड़ों का। एक सोमेश आनंद का नाम आ रहा है, गोपाल राव ट्रस्टी का भतीजा है। पिछले 1-1.5 साल में सोमेश आनंद ने 50 बार दक्षिण भारत की यात्रा की है ट्रेन से, और बड़े बड़े बोरे लेके जाता था, और बोरों में नकद रहती थी और सोने चांदी के आभूषण रहते थे। जाता था ट्रेन से, लौटता था हवाई जहाज से। लौटता समय तो बोरा खाली हो जाता था, वो तो कहीं ठिकाने लगा देता था, कर्नाटक में या जहां भी। तो ये क्या हो रहा है इस देश में। अब अजीब अजीब बातें आ रही है। अभी 2023 में दर्शकों को याद होगा, मोदी जी अमेरिका गए थे, तो इन्होंने अमेरिका की जो प्रथम महिला थी जो बाइडेन की वाइफ, उनको इन्होंने एक ये दिया था, हीरा दिया था, $20,000 का हीरा
उन्होंने कहा भी था जो बाइडेन की पत्नी ने कि बहुत महंगा गिफ्ट। अब बात आ रही है कि वो भी चढ़ावा चोरी का ही हो सकता है ना। और सबसे बड़ी बात कि पहले से कहा जा रहा था, महिपाल सिंह जो लेखापाल थे राम मंदिर ट्रस्ट के, उन्होंने 2021 के आसपास ही कहा था कि भाई तो गड़बड़ हो रहा है इसमें, तो मेरे सामने लोग पैसा ले रहे हैं, पैसा हटा रहे हैं। क्योंकि उसमें जो, देखिए मैं बताता हूं दर्शकों को, बहुत लोग को मालूम नहीं होगा, राम मंदिर के चारों टोटल 35 दान पेटियां लगी हुई हैं, 35 दान पेटियां, है ना। उसमें लोग अब कुछ नकद देते हैं, कुछ आभूषण देते हैं। और राम मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर एक है पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर, उसके तहखाना में बेसमेंट में डेली गिनती होती है। एक बार की गिनती होती है सुबह 8 से दोपहर 2, और दूसरी पारी की गिनती है दोपहर 2 से रात के 8। 50 लोग सिर्फ गिनती के लिए रखे गए हैं। और उसमें यह भी नियम है कि आप पॉकेट वाले कपड़े नहीं पहन सकते, है ना। ये भी उसमें नियम था, ऐसे उसका पालन नहीं होता है, पालन नहीं होता है उसमें कि इधर डालिए उधर डालिए। अब तो बात आ रही है कि लोग मोजे में डाल के निकल जाते थे, बताइए, मोजा में रख के लोग बाहर निकल रहे हैं। क्या हो रहा है, ऐसी लूट देखी नहीं। और लोग करोड़ों हजारों करोड़ लूट लिए, उनसे कहीं विधायक खरीदे जा रहे हैं, कहीं सांसद खरीदे जा रहे हैं, कहीं सरकार गिराई जा रही है, सरकार बनाई जा रही है। ये तो मतलब हद हो गई। सर इसमें जितने भी ट्रस्ट में शामिल लोग हैं, जी जी, वो ज्यादातर संघ के लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या यही धार्मिक चरित्र है? अब इसको धार्मिक कहते हैं, ये तो मतलब राम जी देख रहे होंगे तो उनको, उनकी आत्मा को क्या कष्ट हो रहा है। ये तो लूट है, ये तो मंदिर माफिया है ना। यदि सही शब्दों में कहूं तो ये मंदिर माफिया, जैसे हमारे देश में हर क्षेत्र में माफिया है, शिक्षा माफिया है, ट्रांसपोर्ट माफिया है, शराब माफिया है, ये माफिया है, वो बालू माफिया है, तो ये तो मंदिर माफिया हो गया है ना। वहां मतलब ये क्या हो रहा है। और ये बात अब तो खुलेआम लोग कह रहे हैं, तो मैं नहीं कह रहा, तो अब तो मतलब जो धार्मिक लोग हैं वही कह रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहा है, वो तो शंकराचार्यों में से ना एक है। अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि आप लोगों ने लूट मचा के रखा हुआ है। इसमें राम मंदिर में जितने भी कार्यक्रम हुए, चाहे वो शिलान्यास का हो या प्राण प्रतिष्ठा का हो, सब में पूज्य शंकराचार्य जी ने, पुरी शंकराचार्य जी ने विरोध किया जी। आए भी नहीं वो नहीं, उनको तो बुलाया भी, किसी को बुलाया नहीं गया था। तो उन्होंने हमेशा विरोध किया जी, जिसपे कि इनके अंधभक्तों ने उन्हीं को उल्टा सीधा, उन्हीं को रामद्रोही कर दिया होगा जी। जो हमारे साथ लूट में शामिल नहीं है सब रामद्रोही है जी। या देशद्रोही भी कुछ दिन, देशद्रोही भी है, अर्बन नक्सल है, बहुत शब्द इनके पास है। अर्बन नक्सल है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, रामद्रोही है। मतलब इनका शब्दकोश बहुत लंबा चौड़ा है विरोधियों को गाली देने के लिए जी। सर कांग्रेस को ये लोग कहते हैं कि देशद्रोही है, धर्मद्रोही है, लेकिन कांग्रेस ने अपने इतने साल के शासनकाल में कभी किसी मंदिर के साथ ऐसी तो लूट नहीं मचाई, ऐसी लूट नहीं मचाई, बिल्कुल। और जितने आरोप इन्होंने लगाए कि 2G घोटाला हुआ, नहीं, वो सारे आरोप बाद में ये निकले, बेकार निकले, आधारहीन निकले। जितना भी जो 2G घोटाला था, जो CAG की रिपोर्ट को लेकर ये लोग कह रहे थे, तो बाद में तो पता चला कि उस समय जो CAG थे विनोद राय, वही इनसे मिले थे, इन्हीं के आदमी थे। और मिली भगत से CAG की रिपोर्ट ऐसी जी जा रही थी। तो जी सही कहा आपने, कांग्रेस ने अभी तक उस तरह का कृत्य नहीं किया। और कांग्रेस के समय में डॉलर जो था वो आपका 60 रुपए के, 65 रुपए जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय एक अमेरिकन डॉलर 65 रुपए के बराबर था। उस समय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और तंज कसते थे कि रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है। आज एक अमेरिकन डॉलर 97 रुपए के बराबर है, और 6 महीने और रुक जाइए, वो 100 रुपए शतक पूरा कर लेगा जी। तो मतलब मनमोहन सिंह 60% गिरे हुए थे ये तो गणितीय व्याख्या कर दी आपने। आप 97% गिरे हुए हैं, बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री गिरेगा तब तो डॉलर गिरेगा ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ का प्रधानमंत्री अगर 97% गिर चुका है, तभी तो बिल्कुल 97 रुपए के बराबर एक डॉलर, 97 रुपए के बराबर है। अगर 100% ईमानदार होता तो शायद 1 रुपया और 1 डॉलर हो जाता। देखिए पूरा ये झूठ की खेती है। इन लोगों ने इतना झूठ कहा, इतना ये कहा, कितने सब्ज बाग दिखाए। बाबा रामदेव का इंटरव्यू आप देख सकते हैं आपकी अदालत में कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। रामदेव जी ने आपकी अदालत में कहा था। सारी बातें इनकी झूठी निकली, एक बात सच नहीं बोले, और हर मोर्चे पर घोटाला है। नितिन गडकरी है ना, उनका बेटा इथेनॉल बनाता है, इथेनॉल की फैक्ट्री है, और पूज्य पिता परिवहन मंत्री हैं। और नितिन गडकरी ने E20 पॉलिसी लागू कर दी है कि पेट्रोल में आपको 20% इथेनॉल
मिलाना पड़ेगा। उनका बेटा करोड़पति, 100 करोड़ 200 करोड़ कितना मुनाफा करा रहा है, और हिंदुस्तान की हजारों लाखों गाड़ियां खराब हो गई हैं। बीमा कंपनियां बीमा नहीं करा रही हैं गाड़ियों की, उनका माइलेज खत्म हो गया है ना। एक धर्मेंद्र प्रधान है, सारे शर्मनिरपेक्ष लोग है ना, एक धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा का देखिए क्या कचरा हो गया है। नीट पेपर लीक के बाद लगभग 18 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, और वो बैठे हुए उनको प्रधानमंत्री हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये किधर देश जा रहा है। सर, जो कभी क्रिकेट का बल्ला नहीं पकड़ा वो जैसा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर कब्जा किए हुए हैं, अध्यक्ष हो गया। और ये वो लोग बात करते हैं जो परिवारवाद के खिलाफ सबसे ज्यादा ओजस्वी भाषण भाजपाई लोग ही देते हैं, और एक तड़ी पार का बेटा सिर्फ अपने पूज्य पिता की वजह से क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर, बीसीसीआई पर कब्जा करके बैठा हुआ है। जी सर, ये 3 आंदोलन जो भारत में, खासकर 2 आंदोलन जो भारत में देखने को मिले। एक सबसे पहले गांधी जी का आंदोलन हुआ, जिसमें कि कहा गया कि अंग्रेजों को भगाया जाएगा। जी। तो अंग्रेज तो भागे नहीं, अंग्रेज तो भागे, लेकिन अंग्रेजियत हर हिंदुस्तानी के अंदर घर कर गया, काले अंग्रेज जी बन गए। दूसरा आंदोलन हुआ जयप्रकाश जी का परिवारवाद के खिलाफ, संपूर्ण क्रांति आंदोलन। जी। लेकिन उन्हीं के लोग सबसे ज्यादा परिवारवाद में लिप्त हैं। तो क्या ये आंदोलन सक्सेसफुल रहा? नहीं, आंदोलन तो आप देखिए, मान लीजिए इसके लिए आप गांधी जी और जयप्रकाश को तो नहीं ब्लेम कर सकते है ना। होता क्या है, हाँ, उनके लोग क्या है कि लोग हाईजैक कर लेते हैं आंदोलन को। अब बताइए, जयप्रकाश नारायण ने जो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन किया था, और जो रैली उनकी हुई थी, मुझे लगता है 6 जून 1974 को हुई थी, गांधी मैदान में हुई थी, ऐतिहासिक रैली थी जिसमें उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। उसको इन्होंने ही, यही अध्यक्षता किसने की थी? लालू यादव ने। लालू यादव उस समय पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, और उन्होंने अध्यक्षता की थी उस रैली की, जो आज तक के इतिहास में गांधी मैदान की सबसे बड़ी रैली मानी जाती है। तो क्या जयप्रकाश ने सोचा भी होगा कि ये जो अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान है, एक समय चारा घोटाला को अंजाम देंगे, है ना। तो क्या होता है कि, या मान लीजिए पलटू राम भी जेपी आंदोलन की उपज है, तो क्या सोचा होगा जयप्रकाश ने कि जो मैं संपूर्ण क्रांति की बात कर रहा हूं, और ये आदमी बिहार को कुर्मिस्तान बनाएगा, इतना बड़ा ये जातिवादी बैठा हुआ है। तो ये तो क्या होता है कि कोई महापुरुष ने आंदोलन शुरू किया, और उसमें गलत लोग, अवसरवादी लोग, इस तरह के लोग उसमें आ जाते हैं, और फिर उसमें अपना उल्लू सीधा करते हैं। जी। तो राजनीति सर, आज का जो राजनीति है जी, वो क्या वाकई में राजनीति है या भ्रष्ट नीति है? जहां आपके लोग एमपी एमएलए बनने के लिए करोड़ों अरबों का खर्च करते हैं, वो जनता के हित की बात कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, और नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम लोग बचपन में पढ़ते थे किताबों में कि भारत एक कृषि प्रधान देश है ना। बड़े होके पता चला कि भारत एक कुर्सी प्रधान देश है ना। कृषि प्रधान देश नहीं है, कुर्सी प्रधान देश है। यहाँ कुर्सी की ही प्रधानता है। यहाँ जो पूरी राजनीति होती है, जो जनता की सेवा के नाम पर की जाती है राजनीति, जिसको देखिएगा वही हाथ जोड़ के जनसेवक बना हुआ है। लेकिन ऐसे तो देखिए पूरी मतलब लूट खसोट वाली बात है। बड़े बड़े नेता ने हजारों करोड़ खा लिए हैं, 100 करोड़ की बात अब नहीं होती, अब हजारों करोड़ की बात चली। और एक आम हिंदुस्तानी का क्या हाल है? अभी उड़ीसा की खबर आई थी ना, एक आदिवासी था जीतू मुंडा, उसने कब्र खोदी अपनी बहन की, है ना। अपनी बहन का कब्र से उसने कंकाल निकाला, कंकाल को कंधे पर रखा, और वो उड़ीसा ग्रामीण बैंक गया। अब बोला कि इसी के नाम पर 19,000 रुपए हैं, हमको दे दो, मेरी बहन का, है ना। वो असली हिंदुस्तान है कि 19,000 रुपए के लिए एक गरीब आदिवासी कब्र खोद के अपनी बहन का कंकाल निकाल रहा है। और इसी हिंदुस्तान में गौतम अडानी अपने मतलब बेटा अनंत अंबानी की सगाई पर सैकड़ों करोड़ खर्च करते। एक अमेरिका से डांसर बुलाई गई, उसने 75 करोड़ ली है। तो ये जो खाई है, ये तो एकदम मतलब क्रांति के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां हो रही हैं। 1946 के समय सर भारत में लगभग 565 रियासत थी जी, 565 राजा थे जी, और आज वर्तमान में 10 राजा पूरे भारत को कंट्रोल किए हुए हैं। अब तो लगता है 10 से भी घट के 2 राजा हो गए, है ना। तो उस समय सर 546 थे, तो कम से कम उनके पास लोग बात रखते थे, वो उनकी सुनते थे। बिल्कुल। और उन्होंने भारत का निर्माण किया था। बिल्कुल। लेकिन इन लोगों ने तो भारत का विनाश कर दिया है। नहीं, वो जो राजे थे जिनकी आप बात कर रहे, राजे रजवाड़े वाले जो प्रिंसली एस्टेट्स कहलाते थे, वहां तो एक ठीक है, वो कोई बहुत आदर्श व्यवस्था नहीं थी, लेकिन एक राजा और प्रजा का संबंध रहता था, और राजा को भी लगता था कि प्रजा
की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। तो कुछ हद तक लगता था, मान लीजिए अकाल आया, कुछ ऐसी परिस्थितियां आई तो राजा को अपने ड्यूटी का एहसास था। अब जो आप बात कर रहे हैं, आप तो 10 राजाओं की बात छोड़ दीजिए, अभी भारत में क्या स्थिति है, पूरे हिंदुस्तान को 4 गुजराती चला रहे हैं, हम 2 हमारे 2 की सरकार। 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं, 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं। देश बेचने वाले गुजराती हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, देश खरीदने वाले गुजराती हैं गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। तो 142 करोड़ का देश है हिंदुस्तान, आबादी के हिसाब से अब दुनिया का नंबर 1 देश है, चीन को भी पछाड़ चुका है इंडिया। और 142 करोड़ के हिंदुस्तान में क्या सिर्फ 4 गुजरातियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा कि आम आदमी के लिए भी कुछ सोचा जाएगा? तो अभी तो मुझे लगता है देश में एकदम क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, पता नहीं क्रांति क्यों नहीं हो रही है, मैं तो उसका इंतजार कर रहा हूं। सर, क्रांति के पीछे यहाँ क्या होता है कि लोग जो क्रांति करते हैं उन्हें या तो मार दिया जाता है, जैसे आप आरा में देखिए, क्रांति तो कर रहा था वो, विकास के लिए क्रांति कर रहा था कि हमारे गांव में विकास होना चाहिए, उसको क्या कर दिया गया, मार दिया गया। अगर आप इस सरकार के खिलाफ बोलेंगे, आपने भी तो सरकार के खिलाफ बोलने का प्रयास किया, आपके साथ क्या किया? सबके साथ होता है, मैं मानता हूँ जी। तो जो भी ईमानदार व्यक्ति हैं जो सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं या करते हैं तो उन्हें या तो ड्यूटी से बाहर कर दिया जाता है, बिल्कुल जेल भेज दिया जाता है, उनके यहाँ ईडी रेड हो जाएगा, सीबीआई में फंसा दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, हत्या कर दी जाएगी। सरकार के पास तो 1000 तरीके हैं ना आपको कुचल दें के, लेकिन फिर भी क्रांतियां होती ही रहती हैं जी। सर, ये पहले जो अंग्रेजों के काल थे और आज के जो काल हैं, अंग्रेजी सत्ता और आज की सत्ता में कोई खास फर्क तो दिखता नहीं है। पहले की भी पुलिस जालियांवाला बाग में गोली चलाती थी, आज भी पुलिस निहत्थों पे गोली चलाती है, कोई फर्क तो है नहीं सर? नहीं, सही है। देखिए, वो फर्क यही आया कि देश को राजनीतिक आजादी हासिल हो गई है। 15 अगस्त 47 के बाद भारत को राजनीतिक आजादी हासिल हो गई, लेकिन आजादी के बहुत सारे रूप होते हैं। आजादी का मतलब सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं होता, वो आर्थिक आजादी भी है, सामाजिक आजादी भी है, रूढ़ियों से भी आजादी है, बहुत सारी चीजों से आजादी है, शोषण से आजादी है। तो वो सब तो आजादी नहीं मिली है ना, वो तो संघर्ष अभी भी चल रहा है जी। सर, आप आजादी की बात करते हैं, हम लोगों ने 1947 में आजादी किससे ली थी? अंग्रेजों से। बिल्कुल। ये प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले कहते हैं कि अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान था आजादी में। और दूसरी चीज है कि पोप के मरने पे 3 दिन का राजकीय शोक भारत में मनाया गया, तो ये कौन सी आजादी है? अरे अब देखिए, इस अभी तो एक देश ऐसे दौर से गुजर रहा है कि आप तो कंगना रनौत हैं, प्रधानमंत्री जी की बहुत करीबी हैं। कंगना रनौत तो कहती हैं कि भारत 2014 में आजाद हुआ। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो ऐसी विदुषियां और विद्वान लोग घूम रहे हैं देश में। तो अभी का तो एक समय ही अलग है, तो अमृत काल वाली बात है। लेकिन ये सही कहा आपने, अंग्रेजों से हमने आजादी ली थी और अभी उस आजादी का हम लोग मोल नहीं समझ रहे हैं, तो सारे लोग भारत को एकदम बर्बाद करने के लिए मतलब कटिबद्ध है जी। ये हर चीजों पे कहते हैं कि जो भी काम खराब हुआ है उसमें नेहरू का हाथ था। नेहरू का, और कभी कभी और पीछे चले जाते हैं तो बाबर तक बात पहुंच जाती तो सर, मुगल बादशाहों तक। नेहरू जी ने जिस परिस्थितियों में भारत में इतनी फैक्ट्रियों को स्थापित किया था और इकोनॉमी को गिरने नहीं दिया था, स्थिति खराब थी तो अपने पैसे भी वहां भारत में लगा दिए थे। और आज देखिए तो भारत के पास $17.9 ट्रिलियन का कर्ज है। खैर कोई तुलना नहीं है। अब ये लोग नेहरू जी की मैं क्या कहूँ, पैर की धूल के बराबर नहीं है। तो कहते ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। नेहरू जी तो आधुनिक भारत के निर्माता थे। जिस समय देश आजाद हुआ था और आज की तुलना में बहुत कमजोर था, बहुत गरीब था, उस समय उन्होंने देश को खड़ा किया और उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इज्जत थी, जो उन्होंने मान लीजिए गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया, या देश के अंदर जो उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं लाई, या देश का जो औद्योगिकरण किया, बड़े बड़े बांध, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, राउरकेला का इस्पात कारखाना, भाभा नांगल का बांध, दुर्गापुर की स्टील फैक्ट्री, पर जिस समय लोग परमाणु और ये सब चीज की मतलब लोग सोच नहीं सकते थे, उस समय उन्होंने विक्रम साराभाई को रॉकेट बनाने में लगाया, डॉक्टर भाभा को, होमी जहांगीर भाभा को परमाणु कार्यक्रम में लगाया। तो उनकी जो दूर IIT देश में खुलवाए, एम्स देश में खुलवाए। आज जो IT सुपर पावर है भारत,
पूरी दुनिया में आईटी में हिंदुस्तानी लोग छाए हुए हैं, अमेरिका में भी छाए हुए हैं हिंदुस्तानी सब। वो नेहरू जी की दूरदृष्टि का परिणाम था। नहीं तो ये लोग तो गोबर और गोमूत्र के आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। ये जो नरेंद्र मोदी का गिरोह है, ये तो इसको तो गोबर और गोमूत्र के अलावा दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता है ना। ये तो आईआईटी भी बंद करके वहां गोमूत्र की फैक्ट्री खोल देंगे, गोमूत्र की बोतलें बिकवाने लगेंगे। तो नेहरू जी से इन लोग की क्या तुलना की जा सकती है। वो लोग, उन लोग का विराट व्यक्तित्व था। ये लोग तो अब क्या, मोदी जी को मैं क्या कहूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर उन्होंने अपना मजाक बना लिया है। अभी सेशल्स गए, छोटा सा टापू है हिंद महासागर में। सेशल्स में जाने के पहले कहा गया कि भाई मोदी जी को कोई अवार्ड दीजिए। सेशल्स भी वैसा ही देश, उसने कहा मंगनी में तो कुछ नहीं मिलता है। तो 175 मिलियन डॉलर की इन्होंने सहायता दी और इनके लिए एक अलग अवार्ड की शुरुआत हुई, है ना, गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन, मतलब नीले क्षितिज का अभिभावक। वो मोदी जी के पहुंचने के 4 दिन पहले वो पुरस्कार शुरू हुआ है, उसके पहले पुरस्कार था ही नहीं। और इतनी हड़बड़ी में उसका मेडल बनाया गया जो मोदी जी के गले में पहनाया वहां के राष्ट्रपति ने, कि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, हिज्जे की गलतियां हैं। रिपब्लिक ऑफ सेशल्स में 2 बार बी लिखाया हुआ है, सेशल्स का स्पेलिंग गलत है। तो मोदी ने तो अपना मजाक बना लिया है। नरेंद्र मोदी की जगह सरेंडर मोदी बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप, ऑपरेशन सिंदूर आप शुरू करते हैं, ट्रंप हुक्म देता है तो आप उसको बंद कर देते हैं। ट्रंप हुक्म देता है कि आप रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कीजिए, तो आप कच्चा तेल खरीदना बंद कर देते हैं। अभी ईरान के सर्वोच्च नेता की मतलब शहादत हुई, अली खमेनाई की, उसे मोदी को बुलाया गया, ये ट्रंप के डर से नहीं गए। यहाँ तक कि उसकी शहादत पर शोक प्रकट करने में भारत को 8-10 दिन लग गए, इतना इनको डोनाल्ड ट्रंप का खौफ है। तो अभी तो खैर बहुत मतलब बुरी स्थिति है देश की। जी सर, आज जो आईटी हब है, आईटी के लिए राजीव गांधी ने बहुत, बिल्कुल 21वीं सदी का उन्हीं का विजन था, कंप्यूटर क्रांति उन्हीं की देन है जी। और सबसे ज्यादा विरोध इन्हीं लोगों ने उनका किया। उसमें वाजपेयी बैलगाड़ी पर बैठ के गए थे, मुझे अभी भी याद है। हम लोग तो कॉलेज में पढ़ा करते थे और ये कंप्यूटर क्रांति की जब बात करते थे राजीव गांधी, और इस कब की बात करते थे, आईटी रिवॉल्यूशन की, 21वीं सदी की, तो ये लोग कह रहे थे कि नहीं नौकरियां खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा। और अटल बिहारी वाजपेयी नौटंकी में बैलगाड़ी पर बैठ के संसद पहुंचे थे भारतीय परंपरा को बचाने के लिए। और आज वो राजीव गांधी की दूरदृष्टि थी जो आज भारत एक आईटी सुपर पावर है। पूरी दुनिया में भारत के जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनका लोहा माना जाता है जी। एक तरफ सर राजीव गांधी हैं, इंदिरा जी हैं जी, जवाहर जी हैं जी, और दूसरी तरफ ये प्रधानमंत्री जी। उन लोगों को इतने दिनों के बाद भी लोग रिगार्ड करते हैं। बिल्कुल। और इन्हें जो 33% जनता के वोट से जीत के आए थे वो भी इनको गाली बकते हैं, और वो भी वोट छोड़ी। अब तो मुझे लगता है 33% भी जनता नहीं देती है इनको। अब तो ये लोग यदि जीत रहे हैं तो वोट चोरी से जीत रहे हैं, ईवीएम हैक करके जीत रहे हैं। चुनाव आयोग का नाम इस देश में चुना आयोग पड़ गया है, मतदाताओं को चूना लगा रहा है। जहां भी चुनाव होगा उसके पहले एसआईआर शुरू होगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, है ना, विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाता सूची से नाम काटे जाते हैं। बिहार के चुनाव में 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए, बंगाल के चुनाव में 90 लाख वोटरों के नाम काटे गए। अब इन्होंने ऐलान किया है कि पासपोर्ट भी आपकी नागरिकता का सबूत नहीं है, मतलब पंजाब के चुनाव में आप पासपोर्ट दिखाइएगा तब भी नाम कट जाएगा। अब समझते रहिए क्या दिखाना है आपको। तो वोट चोरी करके आप सत्ता में हैं और आप क्या तुलना कीजिएगा। इंदिरा गांधी के समय जब बांग्लादेश को लेकर युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध कर बांग्लादेश को आजादी मिली थी, उस समय अमेरिका जो राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने कितना हिंदुस्तान को डराने की कोशिश की थी। बंगाल की खाड़ी में 7वां बेड़ा भेजा गया था, अमेरिका का 7th फ्लीट, जिसके पास परमाणु हथियार थे। तब इंदिरा गांधी लौह महिला थी, आयरन लेडी थी, उन्होंने 7th फ्लीट से डरने से इनकार कर दिया। ये तो सरेंडर मोदी है ना। ये तो इनका लग तो एप्स्टीन फाइल्स में बुरी तरह फंसे हुए हैं। इनको तो जैसा नाच नचाएगा डोनाल्ड ट्रंप वैसा नाच नचाएंगे। इनकी तो कोई अब इज्जत नहीं है दुनिया में, ऐसे ही घूमते रहते हैं, ही खी है ना। 4 लाइन बिना टेलीप्रॉम्प्टर पढ़े मोदी बोल नहीं सकते हैं। एक बार टेलीप्रॉम्प्टर इनका खराब हो गया तो इन्होंने बेटी पढ़ाओ को बेटी पटाओ बोल दिया था, है ना। ऐसे ऐसे जाहिल लोग हैं, आज तक इनकी डिग्री का आता पता नहीं है। कहते थे कि 1978 में मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक किया। लोगों ने कहा हुजूर डिग्री दिखा दीजिए, तो आज तक इनकी डिग्री नहीं दिखी। एक भाजपा के आईटी सेल ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाया था, उसने विषय में लिख दिया था एंटायर पॉलिटिकल साइंस।
संपूर्ण राजनीति विज्ञान। तो वो भी कंप्यूटराइज था सर। हाँ, जबकि 1978 में कंप्यूटर की शुरुआत भी भारत में नहीं हुई थी। तो वही ना कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, फर्जीवाड़ा के लिए भी थोड़ा दिमाग चाहिए ना। तो ये तो आईटी सेल ने उसको निकाल दिया, उस पर इनकी थू थू हो गई। तो अब लोग क्या कहेंगे। अब देश का देखिए, अभी तो बहुत हम लोग इससे अंधेरी सुरंग से गुजर रहे हैं। देश के लिए एक बहुत खराब समय चल रहा है जी। तो जितने भी सर पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जी, उन लोगों को तो आज केवल सत्ता चाहिए, ज्यादातर लगभग सभी पार्टियों को। जी, किसी भी पार्टी को न भारत से मतलब है, न भारत की जनता से मतलब नहीं। मैंने कहा ना कि कुर्सी प्रधान देश है। हाँ, तो इसमें सर देश कैसे बचेगा? ये तो बहुत बड़ा ये है, यक्ष प्रश्न है। जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो राजनीति में आने से भागते हैं, वो चाहते हैं कि राजनीति में हम ना आए। और जो राजनीति में मतलब आचार्य चाणक्य ने जो कहा था कि मगध को जितना दुष्टों की दुष्टता से खतरा नहीं, उससे सज्जनों की निष्क्रियता से ज्यादा खतरा है। मगर वो तो आचार्य चाणक्य ने जो कहा था वो तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, और सब हर देश काल के लिए प्रासंगिक है। सभी देशों में और सभी कालों में दुष्टों की दुष्टता उतना नुकसान नहीं पहुंचाती है जितना सज्जनों की निष्क्रियता पहुंचाती है। ये तो बात आज तक लागू है जी। तो भारत में अब तो वही हो रहा है, सज्जन लोग निष्क्रिय हैं। बिल्कुल। आप जैसे लोग अगर किसी चीज में क्रांति की बात करते हैं तो आपके ऊपर भी आप ही के पुराने आप खुद प्रशासनिक रहे, प्रशासन के लोग आकर आपको गिरफ्तार करने लगते हैं। बिल्कुल। नहीं, वो तो है ही, देश में तो चिंता की स्थिति है ही। अब जो थोड़ी बहुत उम्मीद होती है, जो छोटे छोटे आंदोलन होते हैं, लगता है कि तो थोड़ी उम्मीद बनती है कि कुछ देश में अभी भी लोग जीवंत हैं। मान लीजिए, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ किसान आंदोलन का। अब मोदी जी ने अडानी के हुक्म पर 3 कृषि कानून लागू किए, है ना। उसके खिलाफ देश भर के जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, वो दिल्ली के बॉर्डर पर आ गए। 13 महीने तक किसानों का आंदोलन चला। इस देश के किसानों को हमें सलाम करना चाहिए। 13 महीने, 1 साल से ज्यादा, और एकदम शांतिपूर्ण आंदोलन। 700 किसान उसमें शहीद हो गए, है ना। लेकिन खुले में, ठंड में, खुले आसमान के नीचे, ट्रैक्टर में, ट्रॉलियों में हजारों औरतें, बच्चे, बूढ़े रहे। और अंत में मोदी को उन लोगों ने झुका दिया। मोदी को टीवी पर आके कहना पड़ा कि मेरी ही तपस्या में लगता है कुछ कमी रह गई है, मैं किसानों को नहीं समझा सका, और 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। तो ये सब बीच में, जैसे अभी मान लीजिए कांग्रेस जनता पार्टी का चल रहा है आंदोलन जंतर मंतर पर, तो या और भी शहरों में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन हुए। तो कुछ उम्मीद बनती है कि जो युवा पीढ़ी है, जो जेन जी है, वो कुछ उसमें कुछ जागृति आ रही है, वो जग रही है वो पीढ़ी जी। सर, भारत में जितने भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन थे वो आज प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया, निजीकरण हो गया जी। इसमें अब एफसीआई भी उस लाइन में शामिल हो गया। बिल्कुल। एसीसी सीमेंट शामिल हो गया। बिल्कुल। रेलवे है, एयरपोर्ट है, ये सब विदेशियों के मतलब कंपनियों के हाथों में चली गई जी। तो एक तरफ इंदिरा गांधी ने प्राइवेट को नेशनलाइज किया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था जी, और कई प्राइवेट सेक्टर को भी, प्राइवेट सेक्टर को जी। लेकिन और ये उन सब को प्राइवेट को देने में लगे हुए हैं। इसमें इनकी क्या मंशा है? मंशा क्या, मंशा स्पष्ट है, देश को लूटना है। कोई अच्छी मंशा तो है नहीं। मैंने कहा ना कि देश में हम दो हमारे दो की सरकार है। 4 गुजराती चला रहे हैं। इन्होंने सब अडानी को ये दे दिए। रेलवे में का निजीकरण हुआ है, रेलवे अडानी को दे रहे हैं। आप देश के कई हवाई अड्डों को अडानी को दे दिया गया है। देश के कई बंदरगाहों को अडानी को दे दिया गया है। तो मंशा तो स्पष्ट है कि सब कुछ जो अडानी जो है हमारे राष्ट्रीय सेठ बन गए हैं, सभी कुछ राष्ट्रीय सेठ के चरणों में मतलब अर्पित कर देना है निजीकरण के नाम पर। तो इनका तो बस चले तो सब कुछ दे दें, ताजमहल दे दें, ये सब कुछ दे दें जी। इन लोगों ने पहले बहुत कहा था कि भारत में शिक्षा का बदलाव होगा, सांस्कृतिक बदलाव आएंगी, पुरातन चीजें वापस आएंगी, लेकिन न शिक्षा सुधरा। यहाँ तक कि जो बच्चे ये शिक्षक बनना चाहते हैं वो भी आत्महत्या करने पे तुले हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं वो भी एग्जाम नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल। हर जगह इनके पेपर लीक हो जाते हैं। बिल्कुल। जब से इनकी सरकार बनी है पेपर लीक सबसे ज्यादा हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पता नहीं कौन से पाइपलाइन से पेपर निकालते हैं कि हमेशा लीक ही रहता है। और पाइपलाइन की क्या बात है, देखिए शिक्षा माफिया का पूरा व्यवस्था पर कब्जा हो गया, सिस्टम पर शिक्षा माफिया का कब्जा है। अभी देखिए लोग मजाक में कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लीक तंत्र है।
है ना। जो नीट की परीक्षाएं पहले बिना इसके होती थी लीक की, जब से इन लोगों ने बना दिया 2017 के आसपास नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बना ली, तब से उसके पेपर लीक कर रहे हैं। अब जो काम ये लोग कर रहे हैं वो और हास्यास्पद हो गया है। कहता है कि भारतीय वायुसेना के विमानों से हम पेपर लाएंगे। बताइए, अब कहा जाएगा कि परीक्षा केंद्रों पर अग्नि मिसाइलों की तैनाती होगी। ये क्या हो रहा है? तृतीय विश्व युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं जो एक और उस पर से आप विश्व गुरु होने का दम्भ भरते हैं। एक परीक्षा आप बिना पेपर लीक के नहीं करवा पाते, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री भी एकदम फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपके हुए हैं, और आप करें कि भारतीय वायुसेना के विमान प्रश्न पत्र लाएंगे, ये होगा वो होगा। क्या पूरी दुनिया आप पर हंस रही है, पूरी दुनिया हंस रही है कि हिंदुस्तान की क्या हालत हो गई है। जी, यहाँ काम से ज्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा है। बिल्कुल, हर चीजों में बिल्कुल, कोई भी योजनाएं शुरू होती है उसमें बिल्कुल पोस्टर केवल एक व्यक्ति का होता है, बिल्कुल, और सभी पे लोगों को लगता है कि केवल एक ही आदमी तो ये तो है ही, मोदी जी को अपना चेहरा चमकाने की बहुत मतलब गहरी इनकी इच्छा है, और काम कम करते हैं, हल्ला ज्यादा करते हैं। पहले देहातों में कहते थे कि कोई नई बहू आती थी ना तो रोटी कम बेलती थी, चूड़ियां ज्यादा खन खाती थी, है ना, जिसे आस पड़ोस में मैसेज जाए कि भाई नई बहू तो बहुत काम करने वाली आई है, इसे रोटियां 4 ही बेलनी है लेकिन चूड़ियां खूब खनकानी है। तो मोदी जी का भी वही काम है कि काम तो कुछ नहीं करना है, लेकिन कहीं मोदी जी का चेहरा नहीं छूटना चाहिए। यहाँ की जो कोरोना का टीका भी पड़ रहा था, उस टीका के आविष्कारक की तस्वीर नहीं थी, उस पर भी मोदी जी की तस्वीर थी, है ना। वो जो सर्टिफिकेट मिलता था कि आपको कोरोना का टीका मिल गया, वैक्सीन लग गया, उस पर भी मोदी जी का मतलब तेजस्वी मुखमंडल रहता था। तो ये तो प्रचार के भूखे हैं, है ना। देखिए, आप दिन में 5-5, 6-6 बार कुर्ता बदलते हैं। प्रधानमंत्री को अब लोग परिधान मंत्री कहते हैं। तो आप इतना ज्यादा कैमरा से आपको इतना प्रेम है कि आप माननीय परिधान मंत्री बने हुए हैं। आप विकास पुरुष नहीं, विज्ञापन पुरुष हैं। हजारों करोड़ सिर्फ आपके विज्ञापन में खर्च कर रहे हैं, हर जगह आप ही का चेहरा दिख रहा है ना। संसद का उद्घाटन होता है, संसद की नई भवन का, तो आप राष्ट्रपति को नहीं बुलाते हैं। सारे कैमरे मोदी जी पर रहने चाहिए। तो ये जो प्रचार की भूख है, और ये जो हो गया है कि मतलब अहम ब्रह्मोस्मि, ऐसी तरह की बात जो कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, वो जो मोदी जी के दिमाग में आ गया है ना, वो तो देश का बड़ा नुकसान कर रहा है। जी सर, आपने कोरोना की बात की जी, और जब से कोरोना का टीका लगाया गया है जी, खासकर 35 साल से लेकर 45 साल के बीच के लोगों में हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया, अचानक से लोग मर रहे हैं। तो पहले कुछ लोगों ने, भारत के कई साइंटिस्टों ने और आयुर्वेदाचार्यों ने कहा था कि ये बीमारी नहीं, प्रोजेक्टेड बीमारी है और इसका टीका से खतरे बढ़ेंगे। तो इन लोगों ने उन्हें भी चुप करवाया था। नहीं, प्रोजेक्टेड बीमारी तो ऐसा नहीं थी, जब वो तो एक वैश्विक महामारी थी, इतने लोग मर गए। मुझे लगता है भारत में ही 50 लाख के आसपास मौतें हुई होंगी। बीमारी तो खैर असली ही थी और वैश्विक महामारी थी, जिसको इंग्लिश में पैंडेमिक कहते हैं, पूरी दुनिया में फैली हुई थी। और उस समय लेकिन हाँ, ये बात तो है कि जो वैक्सीन के बारे में उसमें की कंपनियां भी कह रही थी कि उसमें मतलब खून के थक्के जम सकते हैं और हार्ट अटैक की मतलब संभावना ज्यादा है। ये सब तो है ही। अब देखिए, वो एक अलग किस्सा हो जाएगा। होता है ना, आपदा में अवसर वाली बात है। रामदेव ने एक दवा लॉन्च कर दी थी, कोरोनिल, बाकायदा धूमधाम से, और उसमें स्वास्थ्य मंत्री हमारे थे डॉक्टर हर्षवर्धन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और रामदेव ने कहा कि भाई कोरोनिल को विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त है। बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खुद कहा कि हमने ऐसी किसी दवा को मान्यता नहीं दी। तो आप तो ये नीम हकीम खतरे जान वाला काम कर रहे हैं, है ना। तो उस समय ऐसी बहुत सारी बातें आई थी और लोगों में एक मतलब तरह की घबराहट बहुत थी। जिस तरह से मौतें हो रही थी कि लोगों को लगा कि टीका, मैंने खुद टीका लिया हुआ, गलत क्या कहना है, मैंने खुद 3 बार टीका लिया है, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज, क्योंकि जब कोरोना बिल्कुल सामने खड़ा था तो हृदय आघात की बात तो कभी भविष्य में अनिश्चित होगी, पहले सामने वाले दुश्मन से निपटा जाए। तो ये बात थी। लेकिन हाँ, इसमें ये बात तो है कि उसमें भी बहुत सारी दवा कंपनी और ये सब का था। जी, बहुत बहुत आभार सर आपका। आपने कई मुद्दों पे बेबाक वार्ता की। जी सर के साथ जब भी साक्षात्कार हुआ, इसके पहले का भी वीडियो आप देख सकते हैं। सर ने हर मुद्दे पे बेबाक चर्चा की है और ऐसे निष्ठावान आईपीएस अधिकारी को भी सरकार
परेशान करने से चूकती नहीं है और हमेशा परेशान करती है। आप अपने कमेंट जरूर दें। बहुत बहुत आभार।